हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो यहाँ पर हम देख रहे थे इसके पहले क्लास तक कि 1919 तक जो भारत शासन अधिनियम आया था, वहाँ तक के बाद 1919 से लेकर के 1935 तक के बीच में कुछ ज़्यादा ही टाइम पीरियड का टाइम था, और इसके बीच में इतने ज़्यादा आंदोलन हुए हैं। तो उसका प्रभाव क्या पड़ा है 1935 के अधिनियम में, तो उसको 1935 को पढ़ने से पहले हमारा प्रयास रहेगा कि जो 1919 से लेकर के उसके बीच में जितने भी आंदोलन हुए हैं, क्योंकि ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि कौन से आंदोलन हुए, उसका क्या प्रभाव पड़ा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट पे उसके क्या प्रभाव के कारण 1935 का जो अधिनियम आया वो भारतीयों के लिए वो ज़्यादा बेस्ट अधिनियम था। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही वहाँ से लगभग 70% जो आर्टिकल्स वगैरह या फिर जो कानून की व्यवस्था है वो वहीं से ली गई है। तो उसका क्या कारण था, क्यों उस तरीके से अधिनियम को लाना पड़ा 1935 का, क्यों उसके बाद भारत की जो सत्ता है वो उसके हाथ में आने की संभावना 100% बनने लगी थी। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके पहले क्लास तक हमने देखा था कि 1909 का भारत शासन अधिनियम 1909 तक हम देख चुके थे। और इसके पहले शुरुआत हमने कहाँ से किया था, 1858 के भारत शासन अधिनियम से, और उसके बाद हम बढ़े थे 1861 के भारत परिषद अधिनियम, और फिर उसके आगे हम बढ़े तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम, फिर हमने देखा था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और उसके बाद हम आए थे 1919 के भारत शासन अधिनियम तक। तो इस तरीके से हमारा जो क्लास था वो वहाँ तक 1919 तक कंप्लीट हुआ था। इस 1919 के पहले कौन सी और घटनाएं घटी थी उसको भी क्रम में जोड़ते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब जाके 1935 वाला भारत शासन अधिनियम देखेंगे। तो यहाँ पर होम रूल की स्थापना, होम रूल की स्थापना हमेशा एग्जाम में पूछता है किसने किया था, तो हमारा यही जवाब होता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना किया। लेकिन होम रूल की स्थापना 16 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना किया होम रूल की। कर्नाटक, महाराष्ट्र के मुंबई, इसमें महाराष्ट्र की मुंबई वाले प्रांत को छोड़ दिया था। तो पूरे महाराष्ट्र में किया था, लेकिन मुंबई वाले प्रांत को छोड़ दिया, और मध्य प्रांत में इन्होंने होम रूल की स्थापना किया। और उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1919 को जब होम रूल की स्थापना किया, तो इनके संस्थापक यही माने जाते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, और मध्य प्रांत में बाल गंगाधर तिलक ने किया। जबकि सितंबर 1916 आता है, तो उस समय एनी बेसेंट ने शेष भारत में जो बाकी भारत का एरिया बचा हुआ था, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, जो भी एरिया बचा हुआ था, बाकी मुंबई, तमिलनाडु वगैरह के सारे क्षेत्रों में एनी बेसेंट ने पूरा जो है होम रूल की स्थापना किया। और ये जो होम रूल की स्थापना थी, इस होम रूल की स्थापना के अंतर्गत ऐसा हुआ, क्योंकि जब कोई भी संगठन भारत में बनती थी, कोई भी ऐसी बड़ी जो पार्टी है वो भारत में बनती थी, तो जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, उनका यही काम था कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। क्योंकि उनके दिमाग में था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, तो उस समय उन्होंने उसको एक हल्के में ले लिया, उस पर फोकस नहीं किया। और वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो इस समय काफ़ी चरम सीमा पर है, काफ़ी उभर कर भारत जो है हमारे सामने एक संकट का माहौल बनाए हुई है। तो इस वजह से जो वहाँ के क्रांतिकारी थे, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों ने जो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से होम रूल की स्थापना की गई थी, तो उनका ये काम था कि इस जो लीग है, ये जो संगठन है, इसको समाप्त किया जाए। इस संगठन को समाप्त करने के लिए जो ब्रिटिश थे वो आगे बढ़कर आए, और इसके दमन के लिए उन्होंने ऐसा किया कि तिलक पर मुकदमा दायर कर दिया, तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी तरीके से इसके पहले भी बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया था, और लगभग 2 से 2.5 साल तक इनको जेल में रखा गया था। तो यहाँ पर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि एक जो सहयोग, ये जो संगठन बन रही है, उसको दबाया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो तिलक थे, इनकी जो रिहाई है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कई वकीलों की कमेटी बनाई, और उनके सहयोग से तिलक को रिहाई मिल गई, तिलक को जेल से रिहा करा लिया गया था। लेकिन जब यहाँ पर तिलक को जेल से रिहा करा लिया गया, उसी के जस्ट बाद एनी बेसेंट को भी इन्होंने बंदी बना लिया, क्योंकि एनी बेसेंट ने भी सितंबर 1916 में जो है
स्टार्ट कर दिया था होम रूल की स्थापना, और पूरे भारत में जितने भी शेष एरिया थे वहाँ पर इन्होंने किया था। तो इस तरीके से इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो हम यही जानते हैं, आज तक पढ़ते हुए आए हैं कि जो होम रूल की स्थापना थी, होम रूल लीग की स्थापना थी, इसकी जो स्थापना एनी बेसेंट ने किया है। लेकिन अगर एनी बेसेंट ऑप्शन में है तो ठीक है, और अगर बाल गंगाधर तिलक भी ऑप्शन में है तो पहला जवाब बाल गंगाधर तिलक को होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो बोथ ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ से इस तरीके से प्रश्न आप सॉल्व करोगे। और अगर आ गया कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था, तो 16 अप्रैल 1919 को किया था। तो यहाँ से जो प्रश्न है हमेशा यही पूछे गए हैं कि होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर किया है। लेकिन अब जो प्रश्न पूछने की संभावना है, जो टेक्निकल तरीके से थोड़ा प्रश्न को घुमाएंगे वो लोग, तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहले किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। या फिर कह देगा कि एनी बेसेंट ने कब किया, तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया। उसके बाद जब थोड़ा और टाइम बीतता है, इसी जब होम रूल लीग की स्थापना और इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, जब बाल गंगाधर तिलक रिहा होते हैं, एनी बेसेंट रिहा होती हैं, तो 1917 में जब अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो उस समय बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रस्ताव, अपना सुझाव दिया था कि एनी बेसेंट को कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में इस बार नामित किया जाए। तो इस जो 1917 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, एकमात्र ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें पहला अधिवेशन था जिसमें महिला को शामिल किया गया था। यहाँ पर 1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसमें एनी बेसेंट को शामिल कर लिया जाता है और एनी बेसेंट को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि किसके परामर्श से, तो बाल गंगाधर तिलक के सुझाव से एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन ये जो है पहली भारतीय नहीं रहती हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश थी, मतलब ये भी अंग्रेज थी, एनी बेसेंट भी अंग्रेजी थी। इस वजह से अगर कहा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी कांग्रेस में शामिल होने वाली, तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। ये जो है 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो है वहाँ की अध्यक्ष बनी हुई थी। लेकिन सबसे पहली महिला की बात करें तो एनी बेसेंट को बाल गंगाधर तिलक के परामर्श से कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 1917 में। बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन की। लखनऊ अधिवेशन में 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। और इस लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल आपस में बट गए थे, उनकी जो है एक बार फिर से वापसी हो जाती है। गरम और नरम दल को आपस में मिलाया जाता है एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से। और इसी जो लखनऊ अधिवेशन है, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गरम दल और नरम दल आपस में मिले थे। कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जब 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया था और उस समय मुस्लिमों का अलग से निर्वाचन की बात की गई थी, तो वहां पर जो मुस्लिम थे वो खुश हो रहे थे। अरे क्यों खुश हो रहे थे, तुम्हारे लिए तो पूरा भारत था उस समय। हम जब 1909 का नहीं आया था पार्लियामेंटो सुधार, तो उस समय तुम जो है पूरे भारत में राज कर सकते थे, पूरे भारत से कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट बना दी गई थी पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा कि मुस्लिमों को भी इसमें जो है शामिल किया जाए, मुस्लिमों को भी सीट आवंटित किया जाए, थोड़े ही सीट, लेकिन उसको भी अधिकार दिया जाए, निर्वाचन का अलग पद्धति हो। इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। यही बात यहाँ पर इसके पहले बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारी नेता जो है उस एक्ट का विरोध कर रहे थे कि मुस्लिमों का जो पृथक निर्वाचन है उसका विरोध कर रहे थे। और उसी समय मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में जो है मनमुटाव हो गया था। लेकिन यहाँ पर जब लखनऊ पैक्ट होता है उस समय 2010, क्योंकि 1909 के बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, तो 6-7 साल का टाइम पीरियड के बीच में बाल गंगाधर तिलक को ये महसूस होता है कि जो अंग्रेज थे उनका यही काम था कि इनको जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और वो यहाँ पर जो मुस्लिम थे उनके भी दिमाग में आने लगा कि वो लोग हमारे लिए तो पूरा भारत था, हम तो कहीं से भी जा करके इलेक्शन लड़ सकते थे, कोई हमें रोक टोक नहीं थी, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर क्यों हमारे लिए अलग से पृथक निर्वाचन की आवश्यकता इन्होंने बताई, क्यों हमारे लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इन्होंने किया। तो इसका यही एक तात्पर्य निकलता है, मुस्लिमों को भी ये बात समझ में आई कि इसका एक यही कारण हो सकता है कि वो जो है अंग्रेज जो है वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर हम पर राज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से थोड़े परिवर्तन मुस्लिमों के बीच में हुए, थोड़े मनमुटाव को कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस ने और बाल गंगाधर तिलक ने भी इस बात को समझा। और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो मुस्लिम लीग निर्वाचन थी उसको जो है आधिकारिक रूप से मान लिया गया कि ठीक है,
हम मानते हैं कि तुम्हें मुस्लिम मुस्लिम हो, तुम्हें भी निर्वाचन का अधिकार चाहिए, ठीक है, आओ मैं निर्वाचन का अधिकार तुम्हें दूंगा। इस वजह से जो कांग्रेस लीग में एक समझौता होती है और मुसलमान भी यहाँ पर कुछ, हिंदू भी यहाँ पर कुछ, तो इस तरीके से ये लोग भी एक जो है मजबूत संगठन के रूप में उभर कर बाहर आने की संभावना थी। तो यहाँ पर दो बड़े काम हुए कि कांग्रेस और मुस्लिम जो है आपस में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वो आपस में समझौता कर ली, और उसके बाद गर्मपंथी और नरमपंथी, मतलब जो ब्रिटिशियों ने किया था 1909 में, जो ब्रिटिशियों ने किया था, गरम दल और नरम दल आपस में बढ़ गए, कांग्रेस के, मुस्लिम और हिंदू आपस में बढ़ गए, इस तरीके से जो भी वो भारतीयों को तोड़ रहे थे आपस में, लेकिन यहाँ पर वो सभी जो है एक होने लगे। तो यहाँ पर एक बार जो है, इसके पहले भी 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, और बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था जब, तो उसने बंगाल को ही क्यों बांटा? दिमाग में ये प्रश्न अगर आए कि बंगाल विभाजन कर्जन ने बंगाल को ही क्यों बांटा, तो बंगाल को उसके बांटने का कारण एकमात्र यही था। क्यों उसने तमिलनाडु को बांट देता, कर्नाटक को बांट देता, महाराष्ट्र को बांट देता, मद्रास को बांट देता, लेकिन यहाँ पर उसने बंगाल को ही इसलिए बांटा क्योंकि वो जो है हिंदू और मुसलमान को अलग करना चाहता था। हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भारत में उभार कर वो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए जो है अलग करना चाहता था, और इसीलिए जब इसने बंगाल, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा इन लोगों का वर्चस्व था, बंगाल में ही सबसे ज़्यादा ऐसे ऐसे क्रांतिकारी उभर के आ रहे थे, इसी वजह से इसने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने की वजह से ही सबसे पहले बंगाल का विभाजन करना, और इसकी यही नीति थी कि फूट डालो, ये फूट डालकर राज करना चाहता था। इसी वजह से इसने बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए जो है विभाजन की बात की, जिसमें कि हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन वगैरह की, या फिर कह सकते हैं कि रहने की व्यवस्था की बात की, कि तुम लोग भी मुसलमान हो, तुम सब अपने लिए जो है अलग से कोई बात करो, क्यों इसी के साथ ज्वाइन हो, ये सब तुम्हें अपने आगे नहीं आने देंगे। इस तरीके से कई जो है बातें उसने वहाँ पे की, और कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। 16 अक्टूबर को 1905 में ही 16 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाया गया, और इसमें मुसलमान और हिंदुओं को अलग करने की प्रयास किया गया था, अलग कर भी दिया गया था। इस वजह से 16 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जाता है। ये जो है पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उस समय से 16 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर इतनी चीजें हो रही थी। लखनऊ पैक्ट में ही 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें कितने पॉइंट्स, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सारे पॉइंट्स को जो है क्लियर करना है, पूरा आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट ही लिखना है कि 1916 अंबिकाचरण मजूमदार, गर्मपंथी नरमपंथी, इसी तरीके से आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मैपिंग करना है। बाकी अगर आप पूरा का पूरा लिखने के प्रयास में रहोगे तो वहाँ से वो चीज़ें आप नहीं कवर कर सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू बस छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ो कि कांग्रेस लीग समझौता आया, कब आया, 1916 में आया, किस अधिवेशन में आया, तो लखनऊ अधिवेशन में आया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार थे। नरमपंथी और गर्मपंथी भी आपस में ज्वाइंट हो गए, मिल गए, और उसके बाद फिर से इसी लखनऊ अधिवेशन में, जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, तो राजकुमार वर्मा जो है वो बिहार से आते हैं लखनऊ। ये बिहार से लखनऊ आते हैं और महात्मा गांधी जी से मिलने आते हैं। जब ये महात्मा गांधी जी से मिलते हैं तो उस समय ये महात्मा गांधी जी से कहते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि राजकुमार वर्मा जो है किसके, मतलब राजकुमार वर्मा जो है किससे मिलने गए थे, तो यहाँ पर वो महात्मा गांधी से लखनऊ में मिलने गए थे। और वो जब लखनऊ जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि अरे महात्मा गांधी जी, जरा सुनिए तो हमारी बात। जो हमारे बिहार वाले हैं, जो हमारे बिहार में है, वहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत ही ज़्यादा उपद्रव मचाया हुआ है, और हमें जो है ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा है। हम अगर नील की खेती करते हैं तो हमारी जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, हम उस पर दूसरी फसल उगा नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से हम वो नील की खेती करना नहीं चाह रहे हैं। और अगर हम किसी तरीके से अपना मन मोटा करके किसी तरीके से रोग आगे कर भी रहे हैं नील की खेती, तो वो हमें अपना उचित लगान नहीं दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वसूल रहे हैं। तो ये गांधी जी, अगर मैंने सुना है कि आप जो है दक्षिण अफ्रीका से भी लौट के आए हुए हैं, और आपके पास ऐसी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, आप वहाँ पर कई ठो सत्याग्रह वगैरह चला चुके हैं, तो एक बार हमारे यहाँ भी आइए और सत्याग्रह चलाइए, जिससे कि हमारा जो है कष्ट दूर हो सके, हमारे चंपारण का दुख दूर करिए। इस तरीके से जो राजकुमार वर्मा थे वो अपनी कहानी महात्मा गांधी को बताते हैं, और महात्मा गांधी उनकी स्टोरी सुनने के बाद अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू करते हैं, और यही था महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में, नील की खेती के विद्रोह में पहला सत्याग्रह चंपारण में स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं गांधीवाद की तरफ कि गांधी जी का कब और कैसे क्या हुआ।
गांधीवाद हमेशा पूछा हुआ है, ये आपके यूपीपीसीएस में भी पूछा है और बाकी सारे एग्जाम में भी गांधीवाद से, क्योंकि आधुनिक भारत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें गांधीवाद जो है एक मेन मुद्दा होता है, एक मेन टॉपिक है गांधीवाद, तो उससे थोड़े से ही टाइम में उसको भी कवर करते हैं। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 में वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और जब वहाँ पर वो पहुँचे, वहाँ पर गए तो वहाँ पर रहने के दौरान उन्होंने वहीं पर साउथ अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो और गांधी जी के जो राजनैतिक गुरु माने जाते हैं वो टॉलस्टॉय ही इनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो इस तरीके से गांधीवाद जो है, गांधी जी जो है वो 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, फिनिक्स आश्रम की शुरुआत करते हैं, स्थापना करते हैं और टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना करते हैं साउथ अफ्रीका में ही। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी साउथ अफ्रीका में ही ये लॉन्च करते हैं। तो इस तरीके से अगर पूछे कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका कहाँ पर इन्होंने किया, तो साउथ अफ्रीका में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। कहाँ पर किया, साउथ अफ्रीका में किया। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी ने ही किया। कहाँ पे किया, तो साउथ अफ्रीका में। और टॉलस्टॉय फार्म कहाँ है, तो ये भी साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा किया गया था। और गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो 1914 से ही भारत में विश्व युद्ध जो है छिड़ा हुआ था। तो उस समय जब गांधी जी 1914 से भारत में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और उस समय जो भारत के यहाँ के लोग थे, जो होम रूल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ऐसे ऐसे जो लीडर थे, ये लोग भी जो है उस समय 1914 में ब्रिटिश का मदद नहीं कर रहे थे। इनका ये मानना था कि अगर ब्रिटिश आपस में ही उलझे रहें तो वो हम जो है उनको आराम से तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो युद्ध में उलझे हैं, अगर वो इसी तरीके से परिस्थितियों में उलझे रहेंगे तो हम उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि हमें उनकी सहयोग करनी चाहिए। तो और गांधी जी जो है 1915 में भारत आते हैं और फर्स्ट विश्व युद्ध के समय वो अंग्रेजों की सहायता करते हैं। युद्ध लड़ते टाइम वो अंग्रेजों के कुछ कूटनीति वगैरह जो भी रहे होंगे तो उसमें वो हेल्प करते हैं और उसी समय से खुश होकर जो अंग्रेज थे महात्मा गांधी से खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अंग्रेजों का सहायता किया था फर्स्ट विश्व युद्ध के टाइम। इस वजह से वो खुश होकर गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि देते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था, तो ब्रिटिशों ने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। और कब दिया था, तो यही 1915 में, जब ये जो है विश्व युद्ध के टाइम उनकी मदद किए रहते हैं, इस वजह से इनको जो है केसर ए हिंद की उपाधि वो लोग देते हैं। गांधी जी के कुछ सत्याग्रह हैं, तो इनके सत्याग्रह का क्रम पूछता है। सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर, चंपारण में नील की खेती के लिए, तीन कटिया खेती के लिए 1917 में। उसके बाद अहमदा मिल हड़ताल पे ये जाते हैं गुजरात में 1918 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1919 में होता है। तो इस तरीके से ये इनका क्रम है कि सबसे पहले ये इन्होंने किया कि चंपारण में सत्याग्रह किया, चंपारण आंदोलन किया, अहमदाबाद मिल हड़ताल किया और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किया इन्होंने। इस तरीके से जब ये सारी चीजें हो जाती हैं और उसके बाद आता है रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट या फिर इसी को बोलते हैं रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के ही वजह से रॉलेट सत्याग्रह आता है। ये जो एक्ट आता है, इतने सारे जो भारत में लीडर हो गए थे, होम रूल लीग, कांग्रेस, नरम दल, गरम दल, कांग्रेस लीग समझौता, ये सारी चीजों को देख करके एक रॉलेट एक्ट आता है और उस रॉलेट एक्ट में ये लिख के आता है नो दलील, नो वकील, नो मुकदमा, ऐसा कुछ रहता है। तो वहां पर इस एक्ट में लिखा था फरवरी, ये जो एक्ट है फरवरी 1919 में आती है और इसमें बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून था। और इसमें किसी को भी, मतलब ऐसे ऐसे लीडरों को जो ज्यादा उभर के आ रहे थे उनको बिना किसी अपील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के सीधे गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया जाता था। क्योंकि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इन लोगों को भी जेल में डाला जा चुका था। इस वजह से जो क्रांतिकारी थे उनको ये लगा कि हमें भी ये लोग जेल में डाल देंगे। अगर कोई जेल में सारे लीडर चले गए तो जाहिर सी बात है कि जो सत्याग्रह है, जो आंदोलन है, वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है नो वकील, मतलब बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का जो कानून था, इसके विरोध में सबसे पहले इसका विरोध गांधी जी करते हैं और गांधी जी इसी के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल पर बैठ जाते हैं। देश भर में कहते हैं कि हड़ताल करो, क्योंकि हमें ये कानून नहीं चाहिए। इस कानून के थ्रू तो हमारे जितने भी सारे अच्छे लीडर थे, जितने भी
नेता उभर कर बाहर आ रहे थे वो सभी जो है जेल के अंदर चले जाएंगे इस कानून की वजह से, क्योंकि हम अपील भी नहीं कर सकते, दलील भी नहीं कर सकते, कोई वकील भी हायर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि अनशन पे बैठो, मतलब हड़ताल करो। और ये कहते कब है? 6 अप्रैल 1919 को कहते हैं। और उसके बाद जब सारे लोग हड़ताल पे बैठ जाते हैं तो 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हम कोई अपील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं कर सकते इसी कानून के तहत। तो इन लोगों को गिरफ्तार कर देने के बाद ही जो है इसी के विरोध में कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये जो है काफी अच्छे लीडर थे, बहुत ही अच्छे लीडर थे। तो इनके विरोध में जलियाबाग एक अमृतसर में एक जगह है जलियाबाग, तो वहां पर विरोध प्रदर्शन होता है। और वो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जाता है। और इस शांतिपूर्ण सभा में इसी का विरोध होता है कि हमारे लिए ये जो कानून है बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला, उसको हटाया जाए तथा सत्यपाल और किचलू को रिहा किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारी पब्लिक थी, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड 1913 अप्रैल, ये जो जलियांवाला होता है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है। और इस दिन रविवार था। रविवार के दिन सारे लीडर जो है यहीं पर मौजूद थे, बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर मौजूद थी। और जनरल डायर ने जो है यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और उस जलियांवाला हत्याकांड में इतनी बेशुमार तरीके से गोली चली कि एक भी इंसान जो है जिंदा बच के नहीं निकल सका। जो लोग दीवार डाल के भागने की कोशिश कर रहे थे उनको दीवार पे ही धोन दिया जा रहा था। जो कुएं में, वहां पे एक कुआं था, कुएं में लोग कूद गए, कूद कूद के कुएं में मर गए। और उसके बाद जब इन्होंने रिपोर्ट निकाली तो सिर्फ इतना ही कहा कि 1000-2000 ही लोग मारे गए थे, जबकि उसमें 10-15 हजार से ज्यादा लोग जो है मरे हुए थे। मतलब वहां से जितने भी पब्लिक उस बाग में थी, एक भी पब्लिक वहां से जिंदा न बच सकी। इतनी बुरी तरीके से जनरल डायर के कहने पर इन्होंने गोली चलाया था। और इनकी मृत्यु तो वैसे 1900, जो जनरल डायर था उसकी मृत्यु 1927 में किसी कारणवश हो जाती है। लेकिन जो हमारे उधम सिंह थे, उधम सिंह जो लीडर था, वो जा करके 1940 में गोली मारता है। लेकिन वो जो डायर को मारता है वो दूसरे डायर रहते हैं, मतलब यही डायर को नहीं वो गोली मारा रहता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि जनरल डायर ने, मतलब डायर की मृत्यु, डायर को गोली जाकर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। लेकिन इस उधम सिंह ने, जो हमारे लीडर, मेन लीडर थे उधम सिंह, इन्होंने जनरल डायर को गोली नहीं मारा था। वो जो डायर गोली चलाने का आदेश दिया था उसकी मृत्यु 1927 में ही हो गई थी। इसने जो है दूसरे डायर को ही मारा था, लेकिन डायर को इसने भी मारा था, उधम सिंह ने। यहाँ पर इसने इस डायर को मारा था। और हमारे दिमाग में आता है कि जनरल डायर जो गोली चलवाया था उसको उधम सिंह ने मारा है। फिलहाल ऐसा कुछ था नहीं। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट या फिर सर की उपाधि त्याग दी। इतना भयंकर ये उपद्रव हुआ था, इस वजह से इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। और इनको नाइट की उपाधि तब मिली थी जब इन्होंने जनगण मनगढ़ को गाया था। जब ये पहली बार जनगण मनगढ़ को गाए थे तो इनको नाइट की उपाधि मिली थी। और इन्होंने इस भयंकर जो भीषण जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसी के अफसोस में, इसी के दुख में, इसी के वजह से अपने नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। 3 भारतीय सदस्य इस हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन का आयोजन हुआ। हंटर कमीशन को बनाई गई कि इस जो हत्याकांड हुआ ये क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, इसके वजह से एक हंटर कमीशन बनाई गई थी। और उसमें जो है 3 भारतीय सदस्य नियुक्त थे। तो यहाँ से तीनों भारतीय सदस्यों के नाम भी पूछ सकता है। चीमन लाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण, जो ये 3 लीडर थे उस समय हंटर कमीशन में नियुक्त किए गए थे। और उसके बाद इस तरीके से इसका जो है अपना जांच वगैरह होता है, रिपोर्ट पेश की जाती है। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ से खिलाफत आंदोलन जब आता है तो खिलाफत आंदोलन में ये स्टोरी थी खिलाफत आंदोलन की कि जब फर्स्ट पहले विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो विजेता टीम थी वो तुर्की और उसके जो पड़ोसी देश थे, उनको, जो हारे हुए देश थे, उनको सजा देने के लिए सोची थी। क्योंकि जो पहली बार विश्व युद्ध हुआ था तो उनको ये था कि हम तुर्कियों को सजा देंगे। और भाई क्यों तुर्कियों को सजा दोगे? और वहां पर मुसलमान काफी ज्यादा थे। और वहां के मुसलमान जो थे, ये जो आपका हुआ था 1919 में, इनको सजा देने की बात कहते हैं। तो वहाँ के जो लीडर थे, वहाँ के जो मुसलमान थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हजीम अजमल खान, हजरत मोहानी इत्यादि जो भी लीडर थे, वो नवंबर 1919 में एक खिलाफत आंदोलन का गठन करते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, खिलाफत करेंगे। और इसके अध्यक्ष वो महात्मा गांधी को नियुक्त करते हैं कि महात्मा गांधी जी, तुर्की से वो आते हैं यहाँ पर और कहते हैं महात्मा गांधी जी हम आपका सहयोग चाहते हैं, हम
आप हमारे लिए खिलाफत आंदोलन चलाइए, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो भी हैं आप ही हमारे हैं। तो आप जो है इस तरीके से खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट कीजिए, जिससे कि हमें जो है सजा न मिल सके। हम जो है आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदू और मुसलमानों का जो एक यूनिटी थी वो और अच्छा होता गया, एकता जो है इनकी स्थापित करने का एक अच्छा मौका मिला। इस वजह से महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया नवंबर 1919 में। और यहाँ पर मुसलमानों और जो हमारे इंडियन मुसलमान भी थे, जो भारतीय मुसलमान थे, उनके लिए भी एक ज्वाइंट लगा। उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, हम और हिंदू दोनों जो है एक है, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो कहीं किसी और देश के मुसलमान हो, वो भी हमारे लिए लड़ रहे हैं। इस तरीके से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करने का एक अच्छा और सुनहरा मौका मिला। इस तरीके से इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। खिलाफत आंदोलन 19 नवंबर 1919 को स्टार्ट हुआ। और इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, क्योंकि खिलाफत आंदोलन उतना ज़्यादा जो है हमारे जो आज़ादी थी उसके परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और इस वजह से महात्मा गांधी ने कहा कि खिलाफत आंदोलन जो चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन एक और आंदोलन स्टार्ट किया, और असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन को में उन्होंने ये कहा कि हम असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे, जितने भी हमारे गरम दल नरम दल के जो भी कांग्रेस के लीडर हैं, सब एक साथ मिल करके असहयोग आंदोलन चलाएंगे और एक साल में पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। हमें भारत आज़ाद चाहिए सिर्फ एक साल के अंदर। तो यहाँ पर सबके अंदर उमंग जाग उठी कि एक साल में हमारा भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया। और असहयोग आंदोलन की जो भी स्टोरी है उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ही हम पूरी स्टोरी कवर करेंगे। क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद चौरा चौरी कांड आता है, फिर बेलगांव का अधिवेशन होता है, उसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर सरोजनी नायडू आती है, पूर्ण स्वराज की मांग होती है, उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट आती है, साइमन कमीशन आते हैं, फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर पूना पैक्ट होता है, फिर गांधी ऋण समझौता होता है, और उसके बाद इसी तरीके से जाकर के तब हम पहुंचेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम पे। और उसके बाद की स्टोरी फिर हम कवर करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। होम रूल की स्थापना 16 अप्रैल 1916 को होती है। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सबसे पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में किया था। और उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शेष भारत में इसकी स्थापना किया था। इस ये जो लीग थी, ये जो संगठन था, इसको इसके दमन के लिए अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिशों की तरफ से तिलक पर मुकदमा दायर किया गया था। और मुकदमा दायर करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने वकीलों के टीम के साथ इनको जो है रिहा कराया। और उसके बाद एनी बेसेंट को जब तिलक रिहा हो गए, तो वो कहते हैं कि 1917 में जब अधिवेशन होगा कांग्रेस का, तो उसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तिलक के प्रस्ताव पर 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद लखनऊ अधिवेशन होता है, 1916 में होता है। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। गर्मपंथी और नरमपंथी जो है आपस में मिल जाते हैं एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से। कांग्रेस लीग समझौता होता है इसी में। उसके बाद राजकुमार वर्मा जो है इसी अधिवेशन में लखनऊ पहुंचते हैं, बिहार से लखनऊ जाते हैं, और वो महात्मा गांधी से मिलते हैं, चंपारण में सत्याग्रह करने की बात करते हैं, नील की खेती की अपनी पूरी व्याख्या सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, अपनी तकलीफों को बताते हैं। और यहाँ से फिर गांधीवादी स्टार्ट होता है। 1893 में साउथ अफ्रीका गांधी जाते हैं, वहाँ पर नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, और टॉल्स स्टार फार्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद इंडियन ओपिनियन पत्रिका की स्थापना, मतलब इंडियन ओपिनियन पत्रिका भी उन्होंने वहीं पे लॉन्च किया था। उसके बाद 1915 में जब ये भारत आते हैं, तो उस समय विश्व युद्ध भारत में चल रहा होता है, और ये जो है ब्रिटिशियों का मदद करते हैं। जब 1915 में ये ब्रिटिशियों का, मतलब विश्व युद्ध के दौरान जब ये ब्रिटिशियों का मदद किए रहते हैं, इस वजह से जो ब्रिटिश थे इनको कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजते हैं। उसके बाद रॉलेट एक्ट आता है फरवरी 1919 में। इसका ये नारा था कि नो वकील, नो दलील और नो अपील, इस कानून में लिखा हुआ था। और इसके विरोध के लिए गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल पे बैठते हैं। 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियाबाग नामक स्थान पर, अमृतसर के जलियाबाग नामक स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का, शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जाता है। और उसमें जनरल डायर के आदेश पर वहाँ के जितने भी सभा में लोग थे सबको गोली मारने का आदेश दिया जाता है। और यहाँ पर सारे लोग जो है मर जाते हैं, मतलब हत्या हो जाती है। और इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की उपाधि को त्याग दिया। और उसके बाद इस हत्याकांड की जांच के लिए खंडर कमीशन की नियुक्ति की जाती है। इसमें 3 सदस्य थे, चीमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये तीनों जो है भारतीय थे, बाकी जो जितने भी सदस्य थे वो ब्रिटिश थे।
फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन आता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो खिलाफत आंदोलन था, उसमें ये था कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जो भी विजेता टीम थी वो हारे हुए टीम के ऊपर जो है मुकदमा या फिर उनको सजा देने की बात करती है। और यहाँ पर जो तुर्की वाले थे उनको सजा देने के लिए हुआ। तो यहाँ पर तुर्की लोगों में जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना जान, हजीम अजमल और हसरत मोहानी जैसे लोग जो है नवंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन का एक संगठन बनाते हैं, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करते हैं और उसके जो कार्यभार थे, उसकी जो अध्यक्षता थी महात्मा गांधी को सौंप देते हैं। यहाँ से महात्मा गांधी या फिर भारतीयों ने उनकी मदद इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि ये जो है मुसलमान और हिंदुओं के बीच में एक एकता या फिर एक संगठन का कार्य करेगी और यहाँ से हमारी जो नींव है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। यहाँ पर हमने 1916 का लखनऊ अधिवेशन, उसके बाद 1917 का एनी बेसेंट जो अध्यक्ष बनी, फिर गांधीवाद देखा और 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। फिर उसके बाद 13 अप्रैल फरवरी में रॉलेट एक्ट आता है। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड होती है। उसके बाद फिर नवंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में असहयोग आंदोलन। इस तरीके से आज का क्लास समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम असहयोग आंदोलन से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तब फिर चलेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।